बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब हम बात करेंगे अपने नए सबक के बारे में, जो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसका मतलब होता है फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं, दोनों का माना इसमें होता है। और आज का सबक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम आज से जुमले बनाना शुरू करने जा रहे हैं। गोया कि हम रीडिंग को भी अब समझने लगेंगे, हमें लिखना अगर कुछ है तो उसको भी हम समझने लगेंगे, और अगर हम स्पीकिंग करना चाहते हैं तो वो भी हम समझेंगे। गोया कि अब सारी चीज़ें हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो बुनियादी चीज़ें थी, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दुरूस में। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि पहले इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ा दिया जाए, ताकि आप बार बार सवाल ना करें उस चीज़ को लेकर के। नीज़ ये कि जब आपसे बताया जाए तो आपको समझ में आए। तो अगर हम बात करें फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं की, तो ये अलग चीज़ है, फ़ेल अम्र फ़ेल नहीं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव मुस्बत, और इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव मनफी। सवाल ये पैदा होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अगर आपने जुमलों की अक़साम के सबक को समझ लिया है, जिसमें मैंने बताया था कि जुमले 4 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला क्या था, इंपरेटिव था, ठीक है, डिक्लेरेटिव भी था, उसमें से इंट्रोगेटिव भी था, और एक्सक्लेमेटरी भी था। ये 4 सेंटेंस मैंने बताए थे कि मानी के एतबार से इनकी 4 किस्में होती हैं, और इन 4 किस्मों में से हम आज पढ़ने जा रहे हैं किसको, इंपरेटिव को। अगर हम इंपरेटिव की बात करें तो ये एक ऐसा जुमला है जिनका इस्तेमाल हमें रोज़ाना करना होता है। अगर हम ध्यान दें अपनी बातों पर, तो तकरीबन 100-200 बार तो हम बोल ही लेते हैं, अगर हम घर में हैं या अपने स्टूडेंट के साथ हैं, ये करो वो मत करो, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होगा वो जुमला जिसमें हम 4 मानी अदा करते हैं, चाहे वो अम्र हो चाहे नहीं हो। यानी आप किसी को कहें कि ये करो, या किसी से कहें ये मत करो, उसमें भी वही चीज़ पाई जाती है, आप करने का या ना करने का हुक्म देते हैं। तो फ़ेले अम्र और नहीं का इस्तेमाल हम कब करेंगे, या इनको हम कब बोलेंगे, या इनको हम कब लिखेंगे, 4 जगहों पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। या आप कह सकते हैं कि 4 मकासद के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहला हुक्म देने के लिए, जैसे आप कह सकते हैं कलम दो, ठीक है। हुक्म में इज्जत नहीं होती, एहतराम नहीं होता है, इसलिए मैंने लिख दिया मुझे कलम दो। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये हुक्म हो गया, आप किसी से ऑर्डर कर रहे हैं। एक बात याद रखें कि आप बड़ों से हुक्म नहीं करते। बड़ों से जब हम कोई चीज़ कहते हैं तो वो रिक्वेस्ट में आ जाती है, जो कि इसकी दूसरी शक्ल है, ठीक है। तो पहला इस्तेमाल हम हुक्म देने के लिए करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, और इसका दूसरा इस्तेमाल इल्तिमास के लिए, गुजारिश के लिए। जैसे हम थोड़ा सा एहतराम करेंगे और कहेंगे कलम दे दें, हम नहीं कहेंगे बड़ों से कलम दो, ठीक है, कलम दे दें, एहतराम पाया जा रहा है, इसमें गुजारिश पाई जा रही है। इसका तीसरा इस्तेमाल मशवरा के लिए हम करते हैं, मशवरा देना हो किसी से, जैसे कि कलम दीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसाल फिट तो नहीं हो रही है, कलम दीजिए मतलब यहाँ पे मशवरे के लिए अगर ना इस्तेमाल करें। मशवरे में क्या चीज़ होती है कि आप मिसाल के तौर पर कोई शागिर्द आपके पास आया, बोल रहा है कि सर जो है मैं आजकल परेशान रहता हूँ और मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, मैं क्या करूँ। तो आप उसको कहेंगे आप घर चले जाइए, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझिए इसको, मशवरा देने के लिए भी हम फ़ेल अम्र या फ़ेल नहीं का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा इसका इस्तेमाल होता है हिदायत के लिए। आप किसी को कहते हैं कुछ करने के लिए कि ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कलम दें। बहुत ज़्यादा मिसाल यहाँ पे फिट तो नहीं हो रही, लेकिन चूंकि मुझे आगे आपको दिखाना है, इसलिए मैंने देना ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आगे इसी से मुताल्लिक बात होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे देना इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि फ़िल अम्र या नहीं का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो 4 मकासद के लिए होता है। या तो हम हुक्म के लिए करते हैं, या हम इल्तिमास उसमें करते हैं, यानी गुजारिश या रिक्वेस्ट जिसे आप कह सकते हैं, दरख्वास्त, या मशवरा देने के लिए करते हैं, या हिदायत के लिए किसी को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इन 4 मकासद के लिए हम फ़िल अम्र या फ़िल नहीं का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग बात है कि आप फ़ेल अम्र में करने का हुक्म देते हैं और फ़ेल नहीं में ना करने का हुक्म देते हैं, लेकिन बात वही होती है। अगर हम उर्दू की बात करें तो फ़ेल अम्र बनाने का क्या तरीका है। उर्दू में आप फ़ेल अम्र कैसे कहते हैं, आप फ़ेल अम्र बनाते हैं, पहले आप मफ़ूल लाते हैं, यानी जो भी आप कहना चाहते हैं, उसके बाद आप फ़ेल लाते हैं, और फ़ेल की जो शक्ल होती है वो मुख्तलिफ होती है, बदलती रहती है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं हुक्म के लिए मुझे कलम दो, तो यहाँ पे मुझे और कलम ये दोनों मफ़ऊल हैं,
ठीक है, और देना ये क्या फेल है जो कि मुख्तलिफ शक्ल में आ गया है ये फेल। तो मुझे कलम दो, आप नहीं कहते हैं दो मुझे कलम, आप उर्दू में कैसे बोलते हैं? आप पहले मफूल लाते हैं, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसको कलम दिया जाए। तो उर्दू में जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं मुझे, मफूल पहले लाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप मिसाल में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे कलम दो, तो मुझे यहाँ पर मफूल है, कलम भी मफूल है, और दो यहाँ पर फेल है, ये हुक्म के लिए आया हुआ है। तो इस यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि फेल की मुख्तलिफ शक्लें आती हैं, तो इस सियाक के एतबार से, यानी अगर आप हुक्म दे रहे हैं तो उसकी शक्ल अलग होगी। अगर हम इल्तिमास के माने में ले तो भी हम कहेंगे मुझे कलम दे दें, ठीक है। यहाँ पे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दे दें इस्तेमाल किया है, मुझे कलम दो इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर इसकी शक्ल बदल गई फेल की। अगर हम आगे बात करें मशवरे की, तो आप कहते हैं मुझे कलम दीजिए, ठीक है, मुझे कलम दीजिए, ये करिए, यहाँ जाइए, जो भी आप लाना चाहें। तो यहाँ पे आपको जो दिखाना वो ये है कि इसकी शक्ल बदल रही लफ्ज़ देना की। अगर हम यही चीज़ हिदायत के लिए आप इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे मुझे कलम दें। यहाँ पे आप दीजिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन चूंकि मुझे ये दिखाना है कि उर्दू में जब हम कोई फ़ेल अम्र या फ़ेल नहीं कहते हैं तो उसकी शक्ल बदलती रहती है, किसकी शक्ल? फ़ेल की, लेकिन उसकी जगह नहीं बदलती है। देखिए कि अगर आप हुक्म वाले हिस्से में देखें तो वहाँ पर भी मुझे कलम, ये मफूल है, ये पहले आया हुआ है, मुझे कलम दे, ये मफूल है, ये पहले आया हुआ है, और दो ये फ़ेल बाद में आया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब उर्दू में हम कोई अम्र देते हैं तो पहले हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके बाद फ़ेल कहते हैं, और फ़ेल की जो शक्ल होगी मुख्तलिफ होगी। तो अगर आप इन चारों हालात में देखें तो हमने सबसे पहले मफूल ही का तज़किरा किया है, हमने कहा मुझे कलम, मुझे कलम, मुझे कलम, मुझे कलम, ठीक है। लेकिन फेल की शक्ल अलग होती है। यहाँ पे दो, यहाँ पे आप देख सकते हैं दे दें, कहीं आप इस्तेमाल करते हैं दीजिए, कहीं इस्तेमाल करते हैं दें। तो क्या पता चला कि उर्दू में अगर कोई उर्दू सीखना चाह रहा है तो मेरे ख्याल से उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसको समझना पड़ेगा दो कब इस्तेमाल करेंगे, दे दें कब इस्तेमाल करेंगे, दीजिए कब इस्तेमाल करेंगे, दें कब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश का तरीका बहुत ही आसान है, और जैसे ही आप सुनेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आसान तरीका था ये। इंग्लिश में फ़ेल अम्र बनाने का तरीका है, फ़ेल अम्र का मतलब यहाँ पर हम लेंगे पॉजिटिव, गर्चे इम्परेटिव दोनों आता है नेगेटिव में भी, लेकिन अभी हम फ़ेल अम्र यानी पॉजिटिव का माना लेंगे। तो इसका तरीका है कि इंग्लिश में हम सबसे पहले वर्ब लाएंगे और इसकी पहली फॉर्म लाएंगे। मैंने बताया था कि वर्ब की कई शक्लें होती हैं, 3 शक्लें होती हैं। तो फ़ेल अम्र जब आप बनाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। उर्दू में क्या होता है, उर्दू में ऑब्जेक्ट आप पहले लाते हैं, मुझे कलम दो, आप नहीं कहते हैं दो मुझे कलम। हो सकता है कहीं इस्तेमाल हो जाए, लेकिन अक्सर जो है जो आम इस्तेमाल है उसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उर्दू में पहले हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, लेकिन इंग्लिश में पहले हम वर्ब लाएंगे, और वर्ब की यहाँ पे शक्ल नहीं बदलेगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आप इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी चीज़ है उर्दू और इंग्लिश के फ़र्क में, ठीक है। आप देख रहे थे कि उर्दू में दे, दीजिए, दे दो, बहुत सारा बदल रहा था, लेकिन इंग्लिश में चारों सियाक में, चाहे आप हुक्म दे रहे हो, चाहे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप मशवरा दे रहे हो, चाहे आप जो है हिदायत कर रहे हो, जानकारी दे रहे हो, तो सारी हालतों में वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप ऑर्डर करेंगे तो क्या कहेंगे? गिव मी द पेन, मुझे कलम दो, ठीक है। गिव मी द पेन, मुझे कलम दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर के सियाक में इसको इस्तेमाल किया है। तो हमने क्या इस्तेमाल किया? पहले गिव, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गिव, गिव, गिवन। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया हमने, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे जो गिव है ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, मुझे दो, क्या चीज़ दो? द पेन, कलम। तो ये ऑर्डर के लिए आपने इस्तेमाल किया, और आपने यहाँ पर क्या किया? गिव ही इस्तेमाल किया। अगर हम आगे की बात करें, अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो हम थोड़ा सा एहतरामन प्लीज़ लगा देते हैं, तो अलग चीज़ है वो। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं किसी से तब भी आप क्या कहेंगे? गिव मी द पेन,
मुझे कलम दीजिए या मुझे कलम दे दें। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि गिव ही आपने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आपने गिव ही इस्तेमाल किया है, गर्च यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए आपने इस्तेमाल किया। अगर हम इसकी तीसरी मिसाल को देखें जिसमें आप एडवाइस कर रहे हैं, किसी को मशवरा दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं गिव मी द पेन। तो यहाँ पर भी आपने गिव ही इस्तेमाल किया, आपने यहाँ पर कुछ नहीं बदला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पैटर्न फॉलो किया, पहले हमने गिव दिया जो कि फेल है, यहाँ पर भी हमने फेल इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, यानी जिस पर काम वाक़ हो रहा है। अगर हम इसके अगले हिस्से की बात करें तो ये है गिव मी द पेन। अगर आप किसी को हिदायत कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर दिखाना मकसूद क्या है कि गिव को दिखाना है, इसलिए अगर एग्जांपल हो सकता है आपको फिट ना हो रहे हो कि मशवरा देने के लिए थोड़े ना बोलते हैं गिव मी द पेन, कोई मिसाल ही नहीं है, लेकिन जो असल चीज़ है उसको आपको लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि गिव द मी द पेन, मुझे कलम दें, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गिव ही इस्तेमाल हुआ है बरखिलाफ उर्दू के। अगर हम मुआजना करें उर्दू और इंग्लिश का तो आपको यहाँ पे बहुत लंबा फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप देखें इंग्लिश और उर्दू का मुआजना करें, अगर हुक्म के लिए मिसाल के तौर पर हम लें तो यहाँ पे हमने दो का इस्तेमाल किया उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में हमने गिव इस्तेमाल किया है। अगर हम इल्तिमास के लिए लें इस चीज़ को, अगर हम इस चीज़ को इल्तिमास के लिए, गुजारिश के लिए, दरख्वास्त के लिए, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एहतराम कर देते हैं, दे दे कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश का वर्ब चेंज नहीं हुआ, गिव ही है। हाँ, अलग चीज़ है कि आप प्लीज़ लगा दें, अच्छी बात है। अगर हम मशवरे की बात करें तो यहाँ पे मुझे कलम दीजिए, देखिए यहाँ पे बदल गया, लेकिन यहाँ पर गिव ही है। अगर हम हिदायत की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दें इस्तेमाल किया आपने, और यहाँ पर आपका गिव ही है। तो क्या पता चला कि अगर आप इन शक्लों को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उर्दू में जो फ़ेल अम्र हैं वो सियाक यानी हालात के एतबार से बदलते रहते हैं। हुक्म में कुछ और इस्तेमाल होते हैं, इल्तिमास में कुछ और इस्तेमाल होंगे, मशवरा दे रहे हैं तो आप कुछ और इस्तेमाल करेंगे, हिदायत दे रहे हैं तो कुछ और इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंग्लिश में जितने भी आप सियाक ले आए, जितने भी हालात ले आए, सब में वर्ब की आप फर्स्ट ही फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आज से आप लाखों जुमले बना सकते हैं, जितने भी अफ़ाल आपको याद हैं, अगर लाखों वर्ड मीनिंग आपको याद हैं वर्ब के, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके आप फ़ेल अम्र बना सकते हैं। पैटर्न क्या है कि आप सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यही फार्मूला आप लिखने में भी लागू करेंगे, यही फार्मूला आप बोलने में भी लागू करेंगे, और यही फार्मूला पढ़ने में भी आएगा। कहीं पे भी अगर हुक्म है, इल्तिमास है, मशवरा है, हिदायत है, कुछ करने को कहा जा रहा है, तो आपको इंग्लिश की सारी किताबों में, सारे अखबारों में यही मिलेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, वर्ब बदलती रहेगी, यहाँ पे गिव है, कहीं पे आपको हो सकता है टेक भी आ सकता है, कहीं पे ईट भी आ सकता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे हम। तो हमने क्या सीखा अब तक? हमने अब तक ये सीखा है कि अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में इम्परेटिव सेंटेंस यानी फ़ेल अम्र बनाना चाहते हैं, चाहे उसका इस्तेमाल हम हुक्म के लिए करें, ऑर्डर के लिए करें, या रिक्वेस्ट के लिए करें, या उसका इस्तेमाल हम मशवरे के लिए करें कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, या उसका इस्तेमाल हम हिदायत के लिए करें कि ऐसा करें, ऐसा ना करें, तो सब में हम क्या करेंगे? पॉजिटिव में, फ़ेल अम्र में हम सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव की, जिसमें नहीं के माना अदा करते हैं, जिसमें जैसे कि मत जाओ, मत खाओ। तो नेगेटिव का अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन करें इम्परेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा फ़ेल नहीं, जिसमें हम किसी चीज़ से मना करते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल उन्हीं चार चीज़ों के लिए होता है, या तो हुक्म देंगे आप कि ऐसा मत करो, या आप मशवरा देंगे कि ऐसा मत करो, या आप जो है उससे गुजारिश करेंगे कि भाई ऐसा मत कर, या आप उसे हिदायत करेंगे कि ऐसा ना करें। इस तरह के जो भी जुमले बनेंगे, कुल घुमा फिरा करके फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं एक ही माना देते हैं, चार ही मानों के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में फ़ेल नहीं बनाने का क्या तरीक़ा है? सेम तरीक़ा, वही तरीक़ा है कि हम मफ़ूल को लाएंगे, लेकिन चूँकि आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना करा, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मत या ना इस्तेमाल करें। तो अगर हम फ़ेल अम्र
नेगेटिव में बनाते हैं, जिसे हम फेल नहीं कहते हैं, अगर उर्दू में बनाते हैं तो सबसे पहले हम मफूल लाएंगे, उसके बाद आप मत लाएंगे या लफ्ज़ ना लाएंगे जो नॉट का माना दे, उसके बाद आप फेल लाएंगे जिसकी शक्लें मुख्तलिफ होती रहेंगी, जो कि फेल अम्र ही की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ मत या ना का इस्तेमाल करना है। अब हम मिसालें देखते हैं। आप हुक्म में कहते हैं मुझे कलम मत दो, मुझे कलम मत दो। अगर इसका इस्तेमाल हम इल्तिमास के लिए करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है मुझे कलम मत दें या ना दें। अगर मशवरे के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहेंगे मुझे कलम मत दीजिए। अगर आप हिदायत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहेंगे मुझे कलम मत दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फार्मूला यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि सबसे पहले मफूल इस्तेमाल करते हैं, फिर मत या ना, उसके बाद फेल, जिसकी शक्लें मुख्तलिफ होती रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से वही फार्मूला फॉलो किया है कि मफूल को हमने पहले लाया है, मुझे कलम, मुझे कलम, मुझे कलम, मुझे कलम। उसके बाद हमने मत का इस्तेमाल किया है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं का माना दे रहा है। उसके बाद हमने फेल का इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ शक्लों के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लिखा हुआ है, यहाँ पर दे लिखा हुआ है, यहाँ पर दीजिए लिखा हुआ है और यहाँ पर दे लिखा हुआ है। ये बिल्कुल फेल अम्र ही की तरह, बस फ़र्क ये कि इसमें हमें नहीं का माना लाना, इसलिए हमने मत का इस्तेमाल किया। सेम चीज़ आपकी इंग्लिश में भी होगी। इंग्लिश में भी वही तरीका होगा, बस हमें मत का माना लाना, इसलिए हम फॉलो करेंगे डोंट। डोंट। तो हम अगर इंग्लिश में किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, ना करने के लिए कह रहे हैं, चाहे मशवरतन हो चाहे नसीहतन हो, कुछ भी हो, तो हम वहाँ पर डोंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी असल शक्ल है डू नॉट, लेकिन हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं डोंट। डोंट। और उसके बाद सबसे पहले हम डोंट लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ आपने वर्ब में पढ़ा था, यानी फेल अम्र में पढ़ा था पॉजिटिव में, वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी। वर्ब की पहली ही फॉर्म आएगी तमाम शक्लों में, बस आपको नॉट का माना अदा करने के लिए यहाँ पे डोंट लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे डोंट गिव मी द पेन। ऑर्डर के तौर पर आप कहेंगे रिक्वेस्ट में प्लीज डोंट गिव मी द पेन। आप कहेंगे एडवाइस में डोंट गिव मी द पेन। आप कहेंगे इंस्ट्रक्शन में, हिदायत में डोंट गिव मी द पेन। तो गोया कि अगर आप इन मिसालों को देखें और इनके सियाक को देखें कि यहाँ पे ऑर्डर के लिए हमने इस्तेमाल किया है, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया है, एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया है, यहाँ इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन वर्ब की फॉर्म नहीं बदली। गिव गिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमने इस्तेमाल किया है, और वर्ब से पहले हमने डोंट इस्तेमाल किया, डोंट 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 डोंट। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है मी द पेन, मी द पेन, मी द पेन, मी द पेन। तो क्या पता चला कि अगर हम नेगेटिव में फेल अमर बना रहे हैं, जिसे हम उर्दू में फेल नहीं कहते हैं, तो इसका तरीका यह है कि हमें फेल की फर्स्ट फॉर्म लानी है और उससे पहले डोंट का इस्तेमाल करना है, और फेल के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। खुलासा कलाम आज के सबक का क्या है? खुलासा कलाम आज के सबक का ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनको हम उर्दू में फेल अम्र कहते हैं पॉजिटिव वाले को, और फेल नहीं कहते हैं नेगेटिव वाले को। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वो जुमले जिनका इस्तेमाल हम चार मानी के लिए करते हैं, जिसमें से पहला माना है हम ऑर्डर देने के लिए करते हैं, किसी को करने के लिए कहते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है रिक्वेस्ट के लिए, दरख्वास्त करना चाहते हैं आप कि भाई ये काम कर दीजिए। इसका तीसरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं सजेशन के लिए, मशवरा देने के लिए कि ऐसा करो ऐसा मत करो। और इसका इस्तेमाल हम इंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि ऐसा करें ऐसा ना करें। तो जब भी अगर आप किसी को ऑर्डर करना चाहते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ की करने को, अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि ये काम करो, अगर आप किसी को हिदायत दे रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, तो आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला होगा या तो अफर्मेटिव का या नेगेटिव का। अगर आपका अफर्मेटिव का फार्मूला है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव में कोई बात कह रहे हैं, ना करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको नेगेटिव का फार्मूला यूज करना होगा, जिसको हम कहते हैं डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ये आज के सबक का खुलासा है। आज के सबक में हमने यही सब सीखा और मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि उर्दू की अगर हम बात करें तो ये मुश्किल हो जाएगा उर्दू सीखने वाले के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ी कितनी आसान है कि सारी हालतों में, चाहे हुक्म के लिए हो, चाहे दरख्वास्त के लिए हो, चाहे मशवरतन हो, चाहे हिदायत के लिए हो, सब में हमने वर्ब की फॉर्म को एक ही रखा, हमने उसको नहीं तब्दील किया है। तो ये कितनी आसान ज़ुबान है अंग्रेज़ी, इसका अंदाज़ा आज के इस सबक से आप लगा सकते हैं। तो ये आज के सबक का खुलासा है। अब आगे जा रहे हैं हम लेंगे ग्रामर एक्सरसाइज और इसमें आपको मिलेंगे 20 जुमले जो कि आपको करके लाना है। 10 जुमले उर्दू में हैं और 10 जुमले इंग्लिश में हैं और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको अगर दिक्कत हो सकती है तो हो सकती है अल्फाज व मानी में, जिनको मैं बताना चाहूँगा ताकि आप ये ना कहें कि हमें अल्फाज मानी नहीं पता थे। तो आपके पास अगर कॉपी आपने ले रखी है तो आज आपको फ़ायदा नज़र आएगा कि आप अल्फाज मानी जल्दी से लिख लेंगे। जिसमें से है पहला जुमला, 100 नंबर डायल करें। तो डायल करने का मतलब होता है डायल, डायल ही आप इस्तेमाल करेंगे, डायल। ओके, मेरा नंबर लिख लीजिए, लिख लीजिए ये एहतरामन है, तो हम कह सकते हैं लिखना, राइट। कमरे का पंखा, पंखा का मतलब फैन। बंद करना मतलब स्विच ऑफ। खिड़की मतलब विंडो। खोल देना मतलब ओपन। शाम में मीन्स इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। फ़ोन करना मीन्स फ़ोन या कॉल, दोनों इस्तेमाल होगा। मैसेज करना मीन्स मैसेज, मैसेज करना मीन्स सेंड मैसेज या मैसेज, दोनों इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मत आया हुआ, आप अंदाज़ा लगा लेंगे कैसे यहाँ इस्तेमाल करना है। यहाँ मीन्स हियर, से मीन्स फ्रॉम, जाना मतलब गो। अब मीन्स नाउ, खाना मीन्स फूड, खाले मीन्स ईट। दीवार मीन्स वॉल, WALL। पर मीन्स ऑन, लिखे मीन्स लिखना, राइट, WRITE। अपना कैमरा, कैमरा इसे कैमरा। चालू रखें, चालू रखना मीन्स ऑन। ओके, कीप योर कैमरा ऑन, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अपना कैमरा चालू रखें। तो ये आपके उर्दू वाले जुमले, इनको आपको इंग्लिश में करके लाना है और मैंने आपको अल्फाज मानी बता दिए। अब आगे आते हैं इंग्लिश की तरफ, जिसको आपको उर्दू में करके लाना है। गो मीन्स जाना, स्ट्रेट मीन्स सीधे, फ्रॉम मीन्स से, हियर मीन्स यहाँ, एंड मीन्स और, देन मीन्स फिर, टर्न मीन्स मुड़ना, लेफ्ट मीन्स बाएं, ओपन मीन्स खोलना, योर बुक जानते हैं, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, रीडिंग मीन्स पढ़ना। प्लीज़ बराए करम, शो मीन्स दिखाना, बैग मीन्स बैग, प्ले गेम मीन्स खेल खेलना, मॉस्क मीन्स मस्जिद, डोर मीन्स दरवाज़ा, पुल मीन्स खींचना, गेट मीन्स गेट, पुश मीन्स धकेलना या दबाना, मेक अ नॉइज मीन्स शोर मचाना, मेक अ नॉइज मीन्स शोर मचाना, टीच मीन्स पढ़ाना, न्यू मीन्स नया, लेसन मीन्स सबक, सो न्यू लेसन मीन्स नया सबक, स्पिट मीन्स थूकना, ऑन द वॉल मीन्स दीवार पर, और वॉल मीन्स दीवार, वेट मीन्स इंतज़ार करना, ट्राई मीन्स कोशिश करना, लेटर मीन्स बाद में, ट्राई लेटर मीन्स बाद में कोशिश करना। एक चीज़ का को ख्याल रखना है कि यहाँ पर गो का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, सीधे जा, मान लीजिए गो स्ट्रेट, सीधे जा, सीधे जाएं, सीधे जाओ, जो भी आपको अच्छा लगे सियाक के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करेंगे, सब सही होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। अगर मशवरा दे रहे हैं तो हम कहेंगे सीधे जाइए या सीधे जाएं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कहेंगे सीधे जाएं। तो कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग, अगर ओपन का इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे खोल या खोलो या खोल ले, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अब हम चलते हैं ग्रामर एक्सरसाइज की तरफ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ग्रामर करके लाए होंगे। अगर किसी ने ग्रामर नहीं किया है तो बहुत जो है अफसोस की बात है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंग्लिश से उर्दू जुमले। पहला जुमला है गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड देन टर्न लेफ्ट। यहाँ पे दो जुमले हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है, दो जुमले हैं यहाँ पर। पहला जुमला क्या है? पहला जुमला है गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड देन टर्न लेफ्ट, ठीक है। तो दो जुमलों को आप यहाँ पे तर्जुमा करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से सीधे जाएं और फिर बाएं मुड़ जाएं, ठीक है।
यहाँ से सीधे जाएं और फिर बाएं मुड़ जाएं। यहाँ पर आप जाएं इस्तेमाल किया है आपने या मैंने, आप यहाँ पर जाओ भी कह सकते हैं, आप जाइए भी कह सकते हैं, मुड़ जाइए, मुड़ जाएं। जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा ये जुमले में आप जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर बदलता रहेगा। तो अगर आपने यही पैटर्न इस्तेमाल किया, अगर आपने सिर्फ यहाँ पे कुछ और किया तो फिर इसका मतलब है कि आपका सही है। यहाँ से सीधे जाएं और फिर बाएं मुड़ जाएं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फेल को हमने बाद में लाया है। आप नहीं कहते जाएं सीधे से यहाँ, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, जलेबी बन जाएगी पूरी आपकी। आप क्या कहते हैं, यहाँ से सीधे जाएं, सादा सा है। जाएं यहाँ से सीधे भी नहीं बोलते आप। तो वही पैटर्न आपने फॉलो किया है, यहाँ से सीधे जाएं और फिर बाएं मुड़ जाएं। ये आपका पहला ट्रांसलेशन है। दूसरा है ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। अपनी किताब खोलें और पढ़ना शुरू करें। ओपन खोलें योर बुक, अपनी किताब, एंड और स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करें। अगर आपने यहाँ कुछ और लिखा, खोलें की जगह पे खोल लें, खोलो, खोल, और पढ़ना शुरू करें के बजाय शुरू करो, करें, करिए, कुछ ऐसा लिखा है तब भी सही होगा आपका। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक के हिसाब से जुमले में जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर अपने हिसाब से उसको सही करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी चल सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। अब मैं दोबारा इसको नहीं बताऊँगा, बस आपका पैटर्न सही होना चाहिए कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे अपनी किताब, उसके बाद वर्ब लाएंगे, ठीक है, और एंड पढ़ना शुरू, पढ़ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्टार्ट रीडिंग, रीडिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हमने पढ़ना लाया, और शुरू करना मीन्स स्टार्ट। तो ये बनेगा आपका उर्दू में। अब आगे चलते हैं और अगला है प्लीज शो मी योर बैग। तो इसको हम कहेंगे बराए करम मुझे अपना बैग दिखाएं, बराए करम मुझे अपना बैग दिखाएं, या बराए करम मुझे अपना झोला, अगर आपने लिखा तो भी चल सकता है, झोला दिखाएं भी आप चल सकता है। तो कहेंगे बराए करम मुझे अपना बैग दिखाएं। अब चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट प्ले गेम इन द मॉस्क। तो हम कहेंगे मस्जिद में खेल ना खेलो। अगर आपने गेम लिख दिया तब भी सही है, मस्जिद में गेम ना खेलो। उसके बाद चलते हैं जैद ओपन द डोर, नंबर 5। तो हम कहेंगे जैद दरवाज़ा खोलो। तो आप पहले दरवाज़ा कहेंगे, उसके बाद खोलना वर्ड लाएंगे। अब आप इसको खोलो, खोलें, खोल दो, खोल दें, खोल, जो भी आप लिखें सही है, लेकिन ये पैटर्न यही होगा, जैद दरवाज़ा खोलो। नंबर 6 है पुल द गेट एंड डू नॉट पुश इट। यहाँ पे भी दो जुमले हैं, पुल द गेट और दूसरा है डू नॉट पुश इट। तो आप कहेंगे पुल द गेट, गेट को खींचें। आप कह सकते हैं गेट खींचें, को के बगैर भी कह सकते हैं, गेट खींचो, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन पैटर्न नहीं होगा, गेट खींचो या गेट को खींचें। एंड और डू नॉट पुश इट, इसे धक्का ना दें। आगे चलते हैं, रेहान डू नॉट मेक अ नॉइज हियर। तो हम कहेंगे रेहान यहाँ शोर मत करो। तो यहाँ मेक अ नॉइज का मतलब शोर करना, शोर मचाना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं डू नॉट मेक अ नॉइज हियर, यहाँ शोर मत मचाओ, ये भी आप कह सकते हैं। यहाँ शोर मत मचा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। रेहान यहाँ शोर मत करो या रेहान यहाँ शोर मत मचाओ। नंबर 8 है सर प्लीज टीच अस द न्यू लेसन। तो हम कहेंगे सर बराए करम हमें नया सबक पढ़ाएं, टीच अस हमें पढ़ाएं, व्हाट द न्यू लेसन नया सबक। अगर आपने कुछ और लिखा, पढ़ा दें भी लिख दिया तो भी चलेगा, पढ़ाइए अगर आपने लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। सर बराए करम हमें नया सबक पढ़ाएं या पढ़ाइए। उसके बाद नवा है डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल। तो इसको हम कहेंगे दीवार पर ना थूकें। दीवार पर ना थूके, अगर यहाँ पे आपने थूको लिख दिया है तब भी चलेगा, थूकिए लिख दिया तब भी चलेगा, दीवार पर ना थूके, लेकिन यही होगा, आप ये नहीं होगा थूकिए ना दीवार पर, ऐसा नहीं हुआ। शेर वगैरह में आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आम बोलचाल में आप दीवार पर ना थूके ही बोलेंगे। नंबर 10 है प्लीज वेट और ट्राई लेटर। यह है बराए करम इंतज़ार करें, प्लीज वेट बराए करम इंतज़ार करें या करिए या करो,
और या ट्राई कोशिश करें, लेटर बाद में, या बाद में कोशिश करें। और ये जुमला आपको कब सुनाई देगा? अक्सर जब आप कहीं फ़ोन कर रहे हो, वो बिजी हो या फ़ोन कट कर दिया हो, तो ये बोलता है द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज़ वेट और ट्राई आफ्टर सम टाइम और ट्राई लेटर। ये बोलता है या बोलती है जो लेडीज़ होती है। अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा। तो बराए करम इंतज़ार करें या बाद में कोशिश करें। तो ये इंग्लिश से उर्दू का तर्जमा होगा और मुझे लगता है कि सब लोगों ने सही किया होगा। बहुत आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं था और सारी बातें वाज़ेह हैं इसमें। अब हम आगे चलते हैं उर्दू से इंग्लिश की तरफ। अगर हमें कहना हो किसी से 100 नंबर डायल करें तो हम कहेंगे डायल नंबर 100, डायल नंबर 100। आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं डायल 100 नंबर, ये भी चल सकता है, बट अगर आप नंबर पहले ले आएँ तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है, अगर कुछ और आपने लिखा है डायल के अलावा तो हो सकता है वर्ब कुछ और इस्तेमाल किया हो आपने, राइट भी लिखा होगा शायद, बट राइट यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे डायल क्या मतलब होता है? मोबाइल वगैरह में डायल करना, ठीक है। टाइप भी चल सकता है, टाइप नंबर 100, टाइप भी चल सकता है, फेल चल सकता है, चेंज हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करीब तरीब माना होना चाहिए, बिल्कुल ही आप ना बदल दें। उसके बाद है मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए को हम कैसे कहेंगे? राइट माई नंबर, मेरा नंबर लिख लीजिए, राइट माई नंबर। आप नहीं कहेंगे माई नंबर राइट, गलत हो जाएगा। पहले आप फेल की फाइली फॉर्म लाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट माई नंबर। नंबर 3 है कमरे का पंखा बंद कर दो, कमरे का पंखा बंद कर दो तो हम कहेंगे टर्न ऑफ द रूम्स फैन, या स्विच ऑफ द रूम्स फैन भी आप कह सकते हैं। तो कमरे के पंखे के लिए हम क्या कहेंगे? रूम्स फैन। अगर आप ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैन ऑफ रूम, तो ये भी चलेगा, आप कह सकते हैं टर्न ऑफ द रूम्स फैन या टर्न ऑफ द फैन ऑफ रूम, दोनों चल सकता है, लेकिन पैटर्न नहीं होगा। स्विच ऑफ भी आप कह सकते हैं, स्विच ऑफ या टर्न ऑफ, लेकिन पहले फेल ही आप लाएंगे। नंबर 4 है जैद खिड़की खोल दे। आपका दोस्त होगा या आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होंगे, आप उससे बहुत क्लोज होंगे या गुस्से में आप बोले होंगे, जो भी होगा, तो आप कहेंगे जैद ओपन द विंडो, जैद खिड़की खोल दे। नंबर 5 है मुझे शाम में फ़ोन करें, तो हम कहेंगे कॉल मी इन द इवनिंग, कॉल मी इन द इवनिंग, मुझे शाम में फ़ोन करें। मुझे मैसेज मत करना, आज के बाद से मुझे मैसेज मत करना, देख ले, तो हम कहेंगे डो नॉट मैसेज मी। आप कह सकते हैं डो नॉट टेक्स्ट मी भी, TEXT टेक्स्ट, डो नॉट टेक्स्ट मी। और आप कह सकते हैं मुझे मैसेज मत भेज के माने भी डो नॉट सेंड मी मैसेज भी आप कह सकते हैं, डो नॉट सेंड मी मैसेज, लेकिन इसका मतलब होगा मुझे मैसेज मत भेजो। या फिर मैसेज करने के लिए आप मैसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इसको मैसेज पढ़ते हैं, मैसेज, जो कि गलत है, ठीक है। मैसेज ये उर्दू में चल जाएगा, मैसेज आया, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपको इसको मैसेज जल्दी से पढ़ना, मैसेज, सेंड मी मैसेज, डोंट सेंड मी मैसेज, या मैसेज मी, टेक्स्ट मी। तो मुझे मैसेज मत करने के लिए, मुझे मैसेज मत करने के लिए आप क्या कहेंगे? तो मुझे मैसेज मत करने के लिए आप क्या कहेंगे? डू नॉट मैसेज मी। उसके बाद है नंबर 7, यहाँ से जा, तो हम कहेंगे गेट आउट ऑफ हियर। यहाँ पे जाने का मतलब गेट आउट, यहाँ पे चूंकि गुस्से के लिए इस्तेमाल होता है, गेट आउट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे गो फ्रॉम हियर लिखा तो भी चलेगा, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जा। नंबर 8 है अब खाना खा ले, अब खाना खा ले, किसी गुस्से से आप बोल रहे होंगे, नाराज रहा होगा, वो खाना नहीं खा रहा होगा, गुस्से में बोले खाना खा ले, तो अब क्या कहेंगे? नाउ ईट द फूड, अब खाना खा ले। उसके बाद है नाउ का मतलब होता अब, ईट मतलब खा लेना, द फूड मीन्स फूड, खाना, तो अब खाना खा ले, नाउ ईट द फूड। उसके बाद है नंबर 9, दीवार पर ना लिखें या मत लिखें, तो हम कहेंगे डू नॉट राइट, डू नॉट राइट, लेकिन शॉर्ट में डोंट राइट, डोंट राइट ऑन द वॉल, दीवार पर ना लिखें। नंबर 10 है अपना कैमरा चालू रखें, चालू रखने के लिए कीप ऑन, तो आप कहेंगे अपना कैमरा चालू रखें, कीप योर कैमरा ऑन, कीप योर कैमरा ऑन, आप अपना कैमरा चालू रखें।
तो ये उर्दू से इंग्लिश तर्जमा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा। हो सकता है कि आपके अल्फाज बदले हुए हों, जैसा कि टर्न ऑन की जगह टर्न ऑफ की जगह आपने स्विच ऑफ लिखा हो, लेकिन पैटर्न नहीं बदलना चाहिए। तो इस तमरीन को करने से आपको क्या पता चला? इस तमरीन को करने से पता चला कि हम जब भी हुक्म देंगे या मशवरा देंगे या हिदायत देंगे या हम किसी से इल्तमास करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव में होगा तो हम डोंट इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो इस तरीके को, इस फार्मूले को आप लागू करके जाने कितने जुमले बना सकते हैं। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं आप कितने जुमले बना सकते हैं।